So students, we was doing S block elements NCERT. हमने लास्ट टाइम फर्स्ट 10 क्वेश्चन कर लिए थे एनसीईआरटी के. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट 10.11. Beryllium and magnesium do not give color to flame whereas other alkaline earth metals do so. ये हमने थ्योरी के टाइम पढ़ा था, याद करो, जब मैंने बोला था फ्लेम टेस्ट. ठीक है, तो हमने कहा था कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जितने भी सारे अल्कली मेटल्स हैं, वो सारे के सारे फ्लेम टेस्ट देते हैं. देखिए फ्लेम टेस्ट. और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक, उनमें बेरिलियम और मैग्नीशियम को अगर छोड़ दिया जाए, बाब राजी, ओके, बेरिलियम और मैग्नीशियम को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये फ्लेम टेस्ट दे देते हैं. ऑल गिव फ्लेम टेस्ट, गिव फ्लेम टेस्ट, बट ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते. ठीक, क्यों? क्योंकि इन दोनों की फ्लेम टेस्ट का बेसिकली थ्योरी क्या है. देखो हम क्या करते हैं, ये मान लो आपका बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर के ऊपर जो वो उसकी जो क्या बोलते हैं, फ्लेम है. ओके, तो जब आप एक प्लेटिनम वायर लेते हो और प्लेटिनम वायर पे थोड़ी सी, आप कह सकते हो, सॉल्ट लगा के उसको फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हो, तो होता क्या है, जैसे मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है इनर इलेक्ट्रॉन, वो एक्साइट हो जाते हैं. ठीक, एक्साइट हो जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी. एनर्जी कहाँ से मिल रही है उनको? फ्लेम से. वो एक्साइट हो गए, उसके बाद जैसे मान लो एक्साइट हो गया, अब ये तो है नहीं कि वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा. एक्साइट होने का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन को इस शेल में होना चाहिए, बट वो एनर्जी लेने की, एब्जॉर्ब करने की वजह से वो इस शेल में आ गया, एक्साइट हो गया, है ना. जैसे तुम लोगों को थोड़े से घर वाले ज्यादा पैसे दे दें खर्चने को, तुम भी एक्साइट हो जाते हो एकदम से. ठीक, उसके बाद अब एक्साइट तो हो गए, अब वो एनर्जी ज्यादा देर तो तुम रखोगे नहीं, है ना. जैसे पैसे वो ज्यादा देर तो रखोगे नहीं, कहीं ना कहीं खर्चने है. ठीक, तो जब कहीं ना कहीं खर्च हो गई, तो उसके बजाय कुछ आएगा ना, उस एनर्जी से कुछ ना कुछ लेके ही आओगे, उस पैसे से. तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट हुआ, ये एनर्जी मिली कहाँ से? फ्लेम से. बट इलेक्ट्रॉन यहाँ तो रहेगा नहीं ज्यादा देर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की भी फितरत है, अगर एनर्जी आ जाए तो वो खर्च के वापस उसी ऑर्बिटल में वापस आना चाहता है. तो आपका ये दोबारा वापस इसी ऑर्बिटल में आएगा, बट किसी और फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा. और किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? लाइट की फॉर्म में. ठीक, तो ऐसे जो फ्लेम एनर्जी है, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होके दोबारा डी एक्साइट होता है, बट उस टाइम जो एनर्जी उसने छोड़नी होती है, उसको लाइट की फॉर्म में छोड़ता है. और ये लाइट कौन से कलर की होगी, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच में गैप, जो एनर्जी लेवल है उनके बीच का गैप किस अकॉर्डिंग है. ठीक है, और वो गैप किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मेटल की बात हो रही है. ओके, सो दैट्स व्हाई जो फ्लेम है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिया जाता है बाय द डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, चाहे वो अल्कली की बात करें, चाहे वो अल्कालाइन अर्थ मेटल की बात करें, या उन सभी मेटल्स की बात करें जो फ्लेम टेस्ट देते हैं. बट बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में, इनके केस में जो इनके इलेक्ट्रॉन है, दे आर स्ट्रांगली बाउंडेड, क्योंकि ये साइज में छोटे हैं. तो इनके ऊपर इनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हेंस स्ट्रांगली बाउंडेड. अगर स्ट्रांगली बाउंडेड है तो एक्साइट नहीं हो पाते फ्लेम से. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत एक्साइट हो भी जाएंगे तो वापस आएंगे, तो उस टाइम उससे उतनी एनर्जी नहीं रेडिएट करेंगे कि उससे, मतलब कलर वाली एनर्जी नहीं रेडिएट करेंगे. ओके, जिस वजह से फ्लेम को कोई करेक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड ये नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ देयर हाई बाइंडिंग एनर्जी with which the electrons are bounded in case of beryllium and magnesium. Okay, तो उसकी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है with the help of this normal flame. So that's why ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते.
ठीक है, ऐसे बोल लो कि ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते, या जैसे इन्होंने बोला डू नॉट गिव कलर टू दी फ्लेम, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये दे डू नॉट गिव द फ्लेम टेस्ट, एक ही बात है। ओके, तो इस तरह ये 10.11 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10.12, डिस्कस द वेरियस रिएक्शंस दैट अकर इन द सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में होने वाले जितने भी स्टेप्स हैं वो बताओ। सबसे पहले सॉल्वे प्रोसेस क्या है, शायद आप में से कुछ को ये भी भूल गया हो। जो सॉल्वे प्रोसेस है ये क्यों यूज होता है, ये सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O इसको बनाने में यूज होता है प्रेपरेशन। और ये है क्या, दिस इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है तो कपड़े धोने के लिए जरूरी है भाई, चाहिए इसको, तो इसकी प्रेपरेशन पढ़ना जरूरी है। ओके, तो इसकी प्रेपरेशन होती कैसे है वॉशिंग सोडा की, उसके लिए स्टेप 1 है आपका NaCl, अमोनिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओ और साथ में वाटर तो होगा ही, इन सभी को मिक्स करवा के तो क्या बनेगा आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है पहले। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी लो होने के कारण ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ओके, क्लियर। उसके बाद ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो बन गया इसके प्रेसिपिटेट बन चुके हैं, इसको सेपरेट किया आपने, इसको हीट किया। आपको पता है जब हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हीट करते हैं व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, इसको बैलेंस कर लो, गॉट इट। और ये सोडियम कार्बोनेट जो बन गया, इसको बस आपने क्या करना है, इसको वाटर में डिसॉल्व करना है। ओके, उसके बाद रिक्रिस्टलाइज कर देना है। जब ये रिक्रिस्टलाइज होगा तो अपने साथ अपने हर लैटिस में 10 वाटर के मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करवा लेगा, जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, तो बन गया वॉशिंग सोडा। ओके, दिस इज हाउ यू विल गेट दी वॉशिंग सोडा। ये आपका स्टेप 3 है, ये 3 स्टेप में। बट अब आप सोच रहे होगे कि सर चलो हो गया, बात मान ली, बट ये जो अमोनिया है ये तो यूटिलाइज हो जा रहा है अमोनियम क्लोराइड में, इट मींस हमें और अमोनिया खरीद के लाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है और अमोनिया खरीदने की, क्यों, उसका रीजन छुपा है देखो, जो अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड लगनी है, देखो इसके केस में सॉल्वेज प्रोसेस में NaCl लगता है, जो कि NaCl वाला वाटर लगता है जो कि आपको सी वाटर से मिल जाएगा, है ना। अमोनिया लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, ये दोनों तो सस्ते पड़ेंगे, सी वाटर 70% है हमारी अर्थ पे, ठीक। इन दोनों का जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक। तो इन दोनों को कैसे करते हैं फिर, ठीक। अमोनिया शुरू में तो थोड़ा बहुत लेके आओगे, आप खरीदोगे, है ना। बाद में उसी अमोनिया को बार बार यूज करने का क्या तरीका है, वो तो अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, कोई बात नहीं, अमोनियम क्लोराइड से दोबारा अमोनिया बनाया जा सकता है। कैसे, उसके लिए आपके पास क्या प्रोसेस है, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना रिएक्शन के लिए, वो हम कैसे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी सॉल्वे प्रोसेस में यूज होनी है ना। उसके बाद ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना, इसको हम, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना इसको हम अमोनियम क्लोराइड की डिकम्पोजिशन के लिए यूज कर लेते हैं, जिससे दोबारा अमोनिया बन जाए। कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको, इस स्टेप को बोलोगे रीजनरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो हो गया ना अमोनिया रीजनरेट। तो मतलब अदरवाइज अमोनिया की कॉस्ट बढ़ जानी थी, आपको अमोनिया ज्यादा बार बार खरीदना पड़ना था, और साथ में जो अमोनियम क्लोराइड है वो भी आपके लिए वेस्ट ही है, ठीक। तो इससे क्या होता है, इससे आपका प्रोडक्ट की अल्टीमेट कॉस्ट बढ़ती है, ठीक। अगर प्रेपरेशन में कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो ऑब्वियस है वो प्रोडक्ट भी महंगा बेचना पड़ेगा, कोई भी कंपनी लॉस में तो प्रोडक्ट लॉस करके अपना तो प्रोडक्ट कोई बेचेगी नहीं, ठीक। तो होगा क्या, अल्टीमेटली कपड़े धोना मुश्किल हो जाएंगे, कपड़े धोना महंगे पड़ने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए
ये जो अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया दोबारा रीजनरेट करवाने वाला ये फिनोमिना है, ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके, जो कि सॉल्वेज प्रोसेस में करवाया जाता है। जिससे अमोनिया रीजनरेट होता है, इसको दोबारा से फिर अगले वाले स्टेप में यूज किया जाएगा, ओके। So this is it with question number 10.11 and 10.12. Now the next question is question number 10.13. Now the next question जो आपके पास है एनसीईआरटी का 13th क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का, पोटाशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द सॉल्वेज प्रोसेस। इसकी डिस्कशन भी वैसे थ्योरी के टाइम ही मैंने कर दी थी साथ में। पोटाशियम कार्बोनेट को नहीं बना सकते सॉल्वेज प्रोसेस से, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सोडियम और पोटाशियम तो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो बन जाना चाहिए, तो सॉल्वेज प्रोसेस यहाँ भी चिपका दो। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है? स्टेप नंबर 1 में ही प्रॉब्लम है। क्यों? मान लो आपने केसीएल लिया, आपने अमोनिया लिया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, आपने वाटर लिया, इनको मिक्स किया और उससे आपने पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना दिया, प्लस अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब आप बोलोगे इसमें से पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निकाल लेते हैं, उसको हीट कर देते हैं, पोटाशियम कार्बोनेट बन जाएगा, है ना, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। क्लियर? सिंपल तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे हो ही जाएगा। प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट। व्हाई? बिकॉज जो आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो तो लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है वाटर में। बट जो पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है वाटर में, तो ये प्रेसिपिटेट आउट होगा तब तो जाके इसको हीट करके कार्बोनेट बनाओगे। अगर प्रेसिपिटेशन ही नहीं हो रही तो इसको बाहर कैसे निकालोगे? अगर बाहर नहीं निकलेगा तो हीट नहीं ना कर पाओगे। क्लियर? So that's why potassium carbonate cannot be prepared by the solvage process because of the high solubility of potassium hydrogen carbonate। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है आपका 10.13 रीजन, potassium hydrogen carbonate which will be prepared in step 1 will be नहीं, is more soluble which leads to क्या बोलोगे आप? not formation of potassium carbonate by heating it। और स्टेप 1 की रिएक्शन लिख के बता दो, यहाँ पे क्या लिखोगे? KCl प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज गोइंग टू गिव पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एक्वस, प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा तो एक्वस लिख दो, प्लस अमोनियम क्लोराइड। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 14, why lithium carbonate decomposes at lower temperature whereas sodium carbonate at higher temperature। ठीक है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर मैं बात करूं एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स में कौन कौन आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है? अगर मैं इन सभी के कटायंस की बात करूं, लिथियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव, ये वाला कटायन बनाते हैं ना ये। डाउन द ग्रुप आने पे साइज इंक्रीज, चार्ज सभी के प्लस के ऊपर +1 ही है और साइज इंक्रीज हो रहा है, तो डाउन द ग्रुप आने पे साइज इंक्रीज, चार्ज डेंसिटी विल डिक्रीज। जो चार्ज डेंसिटी है कैटायंस की, जो कैटायंस की चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। CD स्टैंड्स फॉर चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा? पोलराइजिंग पावर भी कम होगी, पोलराइजिंग पावर विल आल्सो डिक्रीज। और अगर पोलराइजिंग पावर कम होगी तो क्या होगा? देखो, लिथियम कार्बोनेट स्टेबल इसलिए नहीं होता, लिथियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये है, इट इज मेड अप ऑफ, लिथियम कार्बोनेट को अगर देखें तो ये बना किससे है? लिथियम आयन और कार्बोनेट एनायन से। लिथियम आयन इतना ज्यादा हाई पोलराइजिंग पावर वाला है कि ये कार्बोनेट आयन को पोलराइज ही कर देता है,
और पोलराइज करके तोड़ देता है। तो इसलिए जब भी इसको आप थोड़ा सा भी हीट करो तो ये क्या बनाएगा, ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। वेर एज सोडियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो सोडियम की पोलराइजिंग पावर इतनी ही नहीं है कि ये अपने कार्बोनेट आयन को ही तोड़ दे, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्टेबल है, इससे तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्लियर? क्यों स्टेबल है? स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स लो पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर लो होने की वजह से ये स्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ lithium plus ion. This question is very important. 10.15. Compare the solubility and thermal stability of following compounds of the alkali metals with those of alkaline earth metals. Nitrates, carbonates, sulfates. ठीक है, इन दोनों को बारी बारी से पिक करते हैं। पहले सबसे पहले जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं उनको डिस्कस कर लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of ionic substances in water। क्योंकि ये जितने भी आपके पास सब्सटेंस है जिनकी हमने बात करनी है, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और सल्फेट्स, वो भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ये आयनिक सब्सटेंस ही हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? उनमें दो फैक्टर हैं। कौन कौन से दो फैक्टर हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी और दूसरा फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, हालांकि लैटिस एंथैल्पी मेरे को पहले लिखना चाहिए था, पर चलो। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? मान लो ये कैटायन, ये एनायन, ये आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं। अब आपने तोड़ना है बीच में, तोड़ने के लिए क्या लगेगी? दोनों जुड़े हैं, आपको जोड़ फेविकोल के मजबूत जोड़ को तोड़ना है तो एनर्जी लगाओगे ना। ठीक, तो एनर्जी लगाओगे, एनर्जी चाहिए। ये जो एनर्जी चाहिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है, 1 मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस को लेके उसको सारे को उसके कैटायन और आयन में सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। या मोटा मोटी अभी आप इतना बोल लो कि लैटिस एनर्जी क्या होती है? जो तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? मान लो आपने डिसॉल्व करवा दिया सब्सटेंस को, ये वाटर है, वाटर में आपने आयनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करवा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियस है वो अपने कैटायन और आयन प्रोड्यूस करेगा। कैटायन और आयन जो है आपस में दोबारा से रिकंबाइन करके उसी फॉर्म में जा सकते हैं जिस फॉर्म में वो पहले थे। ठीक है, चलो वाटर ने तो मान लिया तोड़ दिया ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। बट ये भी तो हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आपस में दोबारा जुड़ जाएं, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, ऑपोजिट चार्ज तो है ही, अट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं। फिर क्या हल है? दूसरा फैक्टर है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन क्या होती है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे मैंने पहले भी बड़ी बार इसको टच किया हुआ है। You know that water molecule is a polar molecule in which oxygen is having negative charge and hydrogen is having positive charge like this। ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे ओरिएंटेट कर लेंगे और उसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। ये जो इंटरेक्शन होगी, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, सिमिलरली जो नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन क्या होगा? नेगेटिव उसके अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे इकट्ठे होंगे कि उनका पॉजिटिव उसकी तरफ जाए। ठीक है, लाइक दिस। तो
तो ये भी हाइड्रेशन, ये इसमें भी बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी बनेगी। और ये जो जो एनर्जी बन रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ये जो एनर्जी रिलीज होगी। ओके क्लियर। तो अब ये क्या होगा, अब ये बिजी हो जाएंगे इनके साथ बॉन्डिंग करवाने में, अब इनको एक दूसरे की याद नहीं आएगी, ठीक है, अब नहीं एक दूसरे के साथ दोबारा जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये अपने अपने बॉन्ड बना चुके हैं पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ। और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करती है, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी मतलब आपका जो आयनिक सब्सटेंस है उतना ही ज्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि वो अपने आयन के बजाय जो सॉल्वेंट का डायपल, जो सॉल्वेंट डायपल है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल डायपल है ना, उसके साथ इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद कर रहा है और एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहा है। और आपको पता है एनर्जी रिलीज होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इट मींस ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी लीड्स टू मोर सॉल्युबिलिटी। जितनी आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो किसी आयनिक सब्सटेंस की, उतनी ही ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर। और लैटिस एंथैल्पी बिल्कुल उससे उल्टा काम करती है। लैटिस एंथैल्पी क्या है, जो जोड़ के रख रही है उनको, तो जब जुड़े होंगे तो आप घुलेंगे नहीं ना। तो मोर लैटिस एंथैल्पी लीड्स टू लेस सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो ये बात आपके दिमाग में छप गई है कि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब सॉल्युबिलिटी लो होगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब है सॉल्युबिलिटी हाई होगी। ओके, इतनी बात दिमाग में पड़ी। तो ये अब हो गया आपका। ठीक, अब देखते हैं, अब इन्होंने क्या बोला, कंपेयर द सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ द एल्कली मेटल्स। और इन फैक्टर्स के साथ मैं एक और फैक्टर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी भी हमने डिस्कस करनी है ना। थर्ड फैक्टर एक और जो जोड़ना चाहूंगा, ये तो सॉल्युबिलिटी के लिए फैक्टर था, जो थर्ड फैक्टर मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है हाई पोलराइजिंग पावर, जो अभी पीछे डिस्कस किया, पावर ऑफ कैटायन। अगर आपका कैटायन जो है वो हाई पोलराइजिंग पावर रखता है, दैट लीड्स टू लेस थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड सल्फेट। क्योंकि वो अपना ही जो एनायन है, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 नेगेटिव। कार्बोनेट का क्या होता है CO3 2 नेगेटिव। सल्फेट का क्या होता है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अगर आपका जो कैटायन है वो हाई पोलराइजिंग पावर रखता है तो वो अपने ही एनायन को पोलराइज करके उसको डिकम्पोज करवाने में हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहिए, लेस पोलराइजिंग पावर चाहिए। ठीक, तो अब हमें पता लग गया कि हमने एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट को कंपेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सल्फेट्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सल्फेट से पहले भी एक और बात कि हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम सॉल्युबिलिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी अलग चीज है, थर्मल स्टेबिलिटी अलग चीज है। सॉल्युबिलिटी का मतलब पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है टेम्परेचर के लिए जब इसको हीट किया जाएगा तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले सल्फेट्स की डिस्कशन करते हैं, एल्कली मेटल के सल्फेट और एल्कालाइन अर्थ मेटल के सल्फेट। ओके, तो जैसे आपके पास सल्फेट हैं, अल्कली वाले देख लेते हैं पहले। लिथियम सल्फेट Li2SO4, सोडियम सल्फेट, ठीक, उसके बाद पोटाशियम सल्फेट, उसके बाद लीना ने कर रब रुबिडियम सल्फेट। ओके, लाइक दिस। और अल्कलाइन में भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, बेरिलियम सल्फेट, ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट और आपका पोटाशियम सल्फेट। ओके, दैट्स इट। और पोटाशियम नहीं, कैल्शियम सल्फेट, लाइक दिस। ठीक, अब सबसे पहले हम जैसे सॉल्युबिलिटी की बात करने वाले हैं। सल्फेट आयन तो सेम ही है, सल्फेट आयन में कोई चेंज थोड़ी ना आ रहा है। ठीक है, और सिमिलरली इसमें भी कोई सल्फेट आयन में चेंज थोड़ी ना आ रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे चेंज किस में आ रहा है,
सल्फेट आयन तो सेम रहा है। इसमें क्या है, इसमें बेरिलियम +2 आयन है, इसमें मैग्नीशियम +2 आयन है, इसमें कैल्शियम +2 आयन है, और इसके केस में लिथियम +1 आयन है, सोडियम +1 आयन है, पोटाशियम +1 आयन है और रुबीडियम +1 आयन है। ठीक, डाउन दी ग्रुप जाने पे कटायन का साइज बढ़ रहा है, कटायन का साइज बढ़ेगा मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी। ठीक है, पोलराइजिंग पावर कम होगी तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होगा, क्योंकि कटायन और अनायन जो है वो आपस में एक दूसरे को अच्छे से इंटरेक्ट कर नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटा होने का मतलब क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होना। ओके, बट डाउन द ग्रुप जाने पे एटम ही बड़ा हो जा रहा है, तो दो एटम के बड़े एटम के बीच में का बॉन्ड भी बड़ा होगा, है ना, तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड वीक हो रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीकन्स। ठीक है, क्लियर। इसके केस में, अल्कालाइन के केस में भी सेम सिनेरियो, एल्कली के केस में भी सेम सिनेरियो। ठीक, बट एक और चीज जो देखने वाली है, बॉन्ड वीक होने का मतलब क्या है, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप जाने पे लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगी। मतलब आपका ये जो सॉल्ट है, इसको तोड़ने के लिए, इसके कैटायन और आयन को सेपरेट करने के लिए जो है एनर्जी कम लगेगी, एनर्जी कम लगेगी, चाहे वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात हो चाहे अल्कली, दोनों के लिए डाउन द ग्रुप लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, इनके सॉल्ट में जो कैटायन और आयन है उनको सेपरेट करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, मतलब डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए अगर लैटिस एंथैल्पी वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा हो तो। अब दूसरा, डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑल्सो डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे कैटायन ऐसा बनेगा जिसकी पोलराइजिंग पावर कम है, तो ऑब्वियस है इसकी जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होनी है, ये वाली जो मैंने बोला था, जब आयनिक सब्सटेंस टूटता है उसका कैटायन और आयन बनता है, तो कैटायन और आयन जो बनता है, जो उसका कैटायन है उसकी जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट के साथ वो भी वीक हो जाएगी, क्योंकि इस कैटायन की चार्ज डेंसिटी कम होगी, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा ना उसका, चार्ज तो +1 ही रहेगा, चार्ज तो सभी के ऊपर +1 ही है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ठीक, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब, डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी के लिए अच्छा होता है, कम हो तो सॉल्युबिलिटी के लिए बुरा होता है, तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, मतलब अगर आपका लैटिस एंथैल्पी वाला फैक्टर से देखें, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़नी चाहिए, अगर आप हाइड्रेशन एंथैल्पी वाले फैक्टर से देखोगे डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी घटनी चाहिए। ठीक है, ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो फिर कौन से फैक्टर के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक, एल्कलीज के केस में आपके पास, आपने देखना है लैटिस एंथैल्पी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब एल्कलीज के केस में जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, लैटिस एंथैल्पी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आना है, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज होगी मींस सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एल्कलीज के केस में। क्यों, क्योंकि एल्कलीज के केस में डाउन द ग्रुप जाने पे इनमें कोई हाइड्रेशन एंथैल्पी तो खास पहले भी नहीं थी, क्योंकि इनका चार्ज इतना ज्यादा हाई नहीं है, +1 चार्ज है इनके ऊपर, जितने भी इनके कैटायन बनते हैं, तो इनमें मेन डिसाइडिंग फैक्टर लैटिस एंथैल्पी ही था, तो डाउन द ग्रुप जाने पे लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा रैपिडली डिक्रीज कर गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी तो शुरू से कम चल रही थी, हालांकि डाउन द ग्रुप जाने पे और कम होगी। ठीक, बट लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रैपिडली डिक्रीज होगी एज कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो एल्कली मेटल्स में कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया, लैटिस एंथैल्पी वाला फैक्टर। ओके, क्लियर। और एल्कालाइन अर्थ मेटल्स के केस में क्या होगा, इनके जो कैटायन है वो +2 चार्ज वाले हैं, डबल चार्ज है इनका एल्कली के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एल्कलाइन के केस में मेन डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, डाउन द ग्रुप जाने पे इनके केस में, अल्कलाइन के केस में मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा हुआ है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज होगी, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्या डिक्रीज, डिक्रीज, क्योंकि इसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ने आंसर डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे आप बोल लो
कि इसमें लैटिस एंथैल्पी वाला फैक्टर जो है वो रिसेसिव मोड में है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेटिंग मोड में है। इसमें लैटिस एंथैल्पी वाला फैक्टर डोमिनेटिंग मोड में है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला फैक्टर रिसेसिव मोड में है। ठीक है, और यही सेम ट्रेंड नाइट्रेट्स के लिए है। ठीक है, मतलब जो एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है। ठीक, तो आप लिख लो यहाँ पे आगे क्या आएगा, सेम फॉर नाइट्रेट्स एंड यू कैन से कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स के लिए भी सेम ही ट्रेंड है, मतलब जो एल्कली मेटल्स के नाइट्रेट और कार्बोनेट होंगे उनकी डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो नाइट्रेट और कार्बोनेट हैं तो उनमें डाउन द ग्रुप जाने पे उनकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। ओके, क्लियर। तो ये है सेम ट्रेंड फॉर नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट, रीजनिंग सेम टू सेम डिट्टो। आपने बोल देना है कि अल्कलीज में लैटिस एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीजेस मोर एज कंपैरिजन टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, इट मींस लैटिस एंथैल्पी फैक्टर डोमिनेट्स, सो दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी कम होने का मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ना, और अल्कालाइन के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी डोमिनेट्स। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की, तो अल्कालाइन अर्थ मेटल में सिर्फ बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ही ऐसे सॉल्ट हैं जो सॉल्युबल होते हैं। और ये सॉल्युबल क्यों हो पाते हैं, क्योंकि बेरिलियम का जो कटायन बनता है और जो मैग्नीशियम का कटायन बनता है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होती है बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज डेंसिटी, इसलिए ये दोनों सॉल्युबल हो पाते हैं। बट जैसे जैसे नीचे आते जाओगे सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी। ओके, क्लियर। अल्कालाइन में, अल्कालाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट soluble due to high hydration enthalpy। ओके, और डाउन द ग्रुप यही इसका एक प्रूफ है कि इनके केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि इनके केस में लैटिस एंथैल्पी भी हाई है बट हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो उसको ओवरकम कर जाती है लैटिस एंथैल्पी को, इसलिए ये दोनों सॉल्युबल होते हैं। बट डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है एज कंपैरिजन टू लैटिस एंथैल्पी, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, इनफैक्ट जो इनके कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स होते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल की, वो तो थोड़े से भी सॉल्युबल नहीं होते। जैसे आपको पता ही होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट इज नॉट सॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट सॉल्युबल, डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी और कम होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट थोड़ा सा ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपैरिजन टू कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अगर आपके दिमाग में ये वाला रीजन छप गया है ना, तो सेम रीजन आपने इन दोनों के लिए चला देना है। और अगर आप इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करो कि लिथियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट से ज्यादा सॉल्युबल कौन है, तो वो लिथियम सल्फेट है। ठीक है, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट से ज्यादा सॉल्युबल कौन है, सोडियम सल्फेट। ठीक, क्लियर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो इधर जाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, अगर इनका आपस में कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप वालों, कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड वालों का आपस में अगर कंपैरिजन करना है अल्कली और अल्कलाइन का, और अगर ग्रुप वाइज कंपैरिजन करना है तो डाउन द ग्रुप मैंने आपको ट्रेंड बता दी है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी की बात करना भी जरूरी है। तो थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए अब इसमें इसके केस में थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एकमात्र फैक्टर कौन सा है, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, दैट्स इट। हाई पोलराइजिंग पावर लीड्स टू लेस स्टेबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी लिखा गया, स्टेबिलिटी। तो इट मींस जो अल्कालाइन
कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स होंगे, दे विल बी लेस स्टेबल एज कंपैरिजन टू एल्कली, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, वाई? एल्कली हैव लेस polarizing power than alkaline cations, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर मैं बात करूं लिथियम, सर आवाज नहीं आ रही। सो आई वाज सेइंग कि जब अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्राइट, इसको नाइट्राइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके केस में NO2 नेगेटिव ये वाला आयन होता है, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं नाइट्रेट, अल्कली मेटल के नाइट्राइट भी, अल्कली मेटल के नाइट्रेट भी, बट जब डिकम्पोज होते हैं तो क्या बनाते हैं? नाइट्राइट और ऑक्सीजन। और यहाँ पे M को आप सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम पुट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर इसमें लिथियम नहीं लिया, लिथियम एक्सेप्शन है। बताया था ना, पहला मेंबर अपने बाकी ग्रुप मेंबर से थोड़ा डिफरेंट चलता है। ठीक, जो लिथियम का नाइट्राइट है LiNO3, जब आप इसको हीट करते हो, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, ये एक्सेप्शन है। बाकी जो अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट्स हैं, वो क्या बनाते हैं? जब इसको हीट किया जाता है, दे फॉर्म नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। ओके, बट लिथियम का नाइट्रेट सॉरी लिथियम का नाइट्रेट जब हीट होता है तो क्या बनाता है? लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से ये एक्सेप्शन है इसकी। ठीक है, अब अल्कली की तो डिस्कशन कर ली, अब अल्कालाइन की डिस्कस कर लेते हैं। जो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हैं उनको हम N पुट कर देते हैं। N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, तो NNO3 ट्वाइस, बट ये N का मेरे को लगता है कंफ्यूजन है कहीं नाइट्रोजन से। यहाँ पे इनको N नहीं पुट करते, इनको पुट करते हैं XNO3 ट्वाइस। जब अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स को हीट किया जाता है, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे 2 2 4। ओके, अब आप बोलोगे कि अच्छा लिथियम ने बिल्कुल इनके जैसा बिहेव किया था, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स को जब आप हीट कर रहे हो तो वो अपना ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बनाते हैं, और लिथियम के नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो वो भी ऐसे करता है, ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं इनका जो कटायन बनता है, आपको पता ही है, +2 वाला बनता है। ठीक,
तो इनके कटायन की पोलराइजिंग पावर हाई होती है, और हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रेट है उसकी डिकम्पोजिशन इजी हो जाती है और विग्रस हो जाती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रेट है वो अल्टीमेटली ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और बीच में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म बन के बाहर निकलती है। और जो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है ये ब्राउन कलर की होती है। ओके, इसकी भी हाई पोलराइजिंग पावर है, इसलिए ऐसा हुआ अल्कलाइन अर्थ मेटल की। और लिथियम ने एक्सेप्शन शो करी, उसका रीजन भी यही है। तो अभी तो हम कहते हैं कि जो लिथियम है वो अपनी प्रॉपर्टीज में ज्यादा मैग्नीशियम को रिजेंबल करता है। एक सिमिलैरिटी वाला पॉइंट ये भी है कि लिथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा, और मैग्नीशियम नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। बैलेंसिंग में थोड़ा डिफरेंस होगा। ओके, सिमिलरली लिथियम का सल्फेट अपने बाकी अल्कली मेटल्स के सल्फेट्स के साथ डिफरेंस शो करेगा, और लिथियम का जो कार्बोनेट है वो भी अपने बाकी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट के साथ डिफरेंस शो करेगा और अल्कालाइंस को रिजेंबल करेगा। कैसे, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं सल्फेट्स की। सबसे पहले अल्कली मेटल्स के सल्फेट्स की। यहाँ पे एम की वैल्यू वही, जैसे एम माना हमने अल्कली मेटल को, एम की वैल्यू क्या हो सकती है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। लिथियम नहीं हो सकती क्योंकि लिथियम एक्सेप्शन शो करता है। जब आप अल्कली मेटल्स के सल्फेट को हीट करते हो, अल्कली मेटल्स के सल्फेट का फॉर्मूला होगा लाइक दिस, M2SO4, क्योंकि अल्कली मेटल +1 वैलेंसी शो करते हैं। जब आप इनको हीट करते हो तो एक्चुअल में ये स्टेबल होते हैं, ये डिकम्पोज होते ही नहीं। अल्कली मेटल्स के जो आपके पास सल्फेट हैं दे आर स्टेबल इनफ, वो डिकम्पोज नहीं होंगे सिंपल सी छोटी सी हीट से। थोड़ी बहुत हीट दे भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और 400-500-700 डिग्री तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लिथियम को छोड़ के, लिथियम इज एक्सेप्शन। और जो मैं बात करूं अल्कालाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके, तो XSO4 इनके सल्फेट का फॉर्मूला ऐसा होगा ना, क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 होती है। जब आप इनको हीट करते हो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, डिकम्पोजिशन हो जाती है। ठीक, ओहो एक मिनट रुको, एक्सेप्शन वाला रिएक्शन तो लिखा ही नहीं। लिथियम का रिएक्शन लिख देते हैं ना यहाँ पे, लिथियम इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, लिथियम के सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो बताओ कैसा बिहेव करेगा वो, अल्कालाइन जैसा। अल्कालाइंस ने क्या बिहेव किया, अल्कालाइंस ने जब इनको हीट किया तो क्या किया इसने, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट को जब हीट करते हो तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। लिथियम भी सिमिलर बिहेवियर शो करता है। लिथियम के सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो ये बनाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, ये बिहेवियर, ये एक सिमिलैरिटी है। बाकी जो अल्कली मेटल्स के सल्फेट्स हैं वो डिकम्पोज होते ही नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन शो ही नहीं करते। ठीक, और अल्कालाइन अर्थ मेटल के सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, कोई भी हो, चाहे एक्स की वैल्यू बेरिलियम हो सकती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक, अब बात करते हैं, नाइट्रेट हो गए, सल्फेट हो गए, कार्बोनेट रह गए। ठीक, थर्ड है कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स में अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट पहले डिस्कस करेंगे, फिर अल्कालाइन अर्थ मेटल के डिस्कस करेंगे। अल्कली मेटल्स के केस में MCO3, M2CO3, और M की वैल्यू क्या हो सकती है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, कुछ भी चलती चलेगी। और जो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट हैं वो भी स्टेबल होते हैं, वो भी डिकम्पोज नहीं होते इजीली। ओके, क्लियर। बट इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, लिथियम। लिथियम का जो कार्बोनेट है जब आप उसको हीट करते हो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिकम्पोज हो जाता है। तो वो अब बताने की जरूरत है कि अल्कलाइन मेटल्स कैसे बिहेव करते होंगे, नहीं, क्योंकि अल्कलाइन मेटल सेम टू सेम डिट्टो ये वाला रिएक्शन शो करेंगे। एक्चुअल में लिथियम उनका डिट्टो रिएक्शन शो करता है कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट को आप हीट करोगे, अल्कलाइन, ओके, तो होगा क्या, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ अल्कलाइन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दैट्स इट, सिंपल से क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आपको रिएक्शन भी याद हो जाएंगे इस तरीके से, बस जनरल याद रखना है। जैसे हम कहते हैं ना, एसिड प्लस बेस इज गोइंग टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, बस वैसे ही आपने ये चीजें याद कर लेनी है कि जब
एल्कली मेटल के सॉरी अल्कालाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट। और लिथियम इन्हीं का चेला है, तो इट मींस लिथियम भी इनके जैसा बिहेव करेगा। लिथियम के कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर एज बाकी अल्कली अर्थ मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल होते हैं, दे विल नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ओके, 500-700 डिग्री हीट कर भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। सिमिलरली सल्फेट्स अल्कली के स्टेबल हैं, बट लिथियम अल्कली से डिफरेंट चलता है, ठीक है। अल्कालाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट्स होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर गोइंग टू फॉर्म whenever sulfates of alkaline earth metal is heated there is production of oxide and sulfur trioxide। ओके, और लिथियम इन्हीं का चेला है, तो लिथियम के सल्फेट को भी जब आप हीट करोगे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लिथियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, क्लियर। नाइट्रेट दोनों के अनस्टेबल हैं, बट दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। अल्कली मेटल्स का नाइट्रेट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्टेबल होता है, इसलिए जब अल्कली मेटल के नाइट्रेट को आप हीट करते हो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लिथियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। बट अल्कलाइन के केस में देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लिथियम सॉरी देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, बट लिथियम जो है वो अल्कली मेटल को रिजेंबल नहीं करता, ये अल्कलाइन का चेला है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे ही बिहेव करेगा, इनको हीट करो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और ये सब क्यों हुआ? अल्कलाइंस के नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट जो हैं वो थर्मली लेस स्टेबल हैं अल्कली वालों से, लिथियम को छोड़ दें अगर तो। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल हैव हाई पोलराइजिंग पावर। ये अपनी हाई पोलराइजिंग पावर के कारण अपना जो अनायन होता है, चाहे वो नाइट्रेट हो, चाहे वो सल्फेट हो, चाहे वो कार्बोनेट हो, जो कि एक बड़ा अनायन होता है, ये तीनों बड़े अनायन है, ये क्या करते हैं, ये इन तीनों को डिकम्पोज करवा देते हैं। हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से उसको तोड़ ही देते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन, ठीक, कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में से जो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट, नाइट्रेट और सल्फेट हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कंपैरिजन टू अल्कलाइन, एक्सेप्ट लिथियम, बिकॉज लिथियम रिजेंबल मोर मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। आज इसी क्वेश्चन ने आधे से ज्यादा टाइम खाया है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जो एनसीईआरटी बची है वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।